जब वो आपस में बात कर ही रहे थे कि उन्हें सूचना मिली एक और बॉक्स मिला है बॉडी पार्ट्स के साथ। इस बार आदित्य की टीम वहां पहुंची। मीडिया वहां पहले ही पहुंच चुका था। सर, आपकी नाक के नीचे इतने मर्डर हो रहे हैं, आपको कुछ कहना नहीं है? एक मीडिया कर्मी ने आदित्य को रोककर पूछा। हाँ, हमें भी मजा आ रहा है, सच, टू मच फन। तुम लोगों को कोई काम वाम नहीं है, जहां देखो पहुंच जाते हो। ये कैमरा पकड़े, तुम लोग इंटरफेयर बंद कर दो तो हमारे कई काम आसानी से निपट जाएं। आदित्य गुस्से में उसे बोला और धक्का मार के बॉडी पार्ट के पास पहुंचा। खुशी उसे देख ही रही थी कि इतना गुस्सा भरा पड़ा है। अब मीडिया वाले उसे बार बार टीवी पर दिखाने लगे। किलर वहां भीड़ में मौजूद था। उसने आदित्य का रौद्र रूप देखा, उसके काम करने का तरीका देखा। इधर टीवी पर आदित्य को दिखाया जाने लगा लगातार। देखिए इस ऑफिसर का गुस्सा अपनी नाकामयाबी छिपाते हुए कैसे इसने हमारी संवाददाता से बात की। आदित्य को टीवी में एक टैरो कार्ड रीडर भी देख रही थी। जब उसने आदित्य सिन्हा का नाम टीवी में सुना और उसे देखा तो उसे कुछ याद आने लगा। आदित्य की टीम को क्राइम की जगह पर काफी रात हो गई। आदित्य ने सबको घर जाने को कहा और क्राइम जगह सील करवाई। खुशी अपने घर पहुंची। घर जाकर खुशी ने अपना फोन ऑन किया। व्हाट्सएप देख ही रही थी और आदित्य का व्हाट्सएप नंबर मिला। उसने उसे देखा। उसका स्टेटस था, दिल में हो तुम, आंखों में तुम, बोलो तुम्हें कैसे चाहे। बंदा बड़ा रोमांटिक है, गर्लफ्रेंड होगी इसकी पक्का, तभी लगा है ऐसा। खुशी को अंदर से कुछ अच्छा नहीं लगा ये सोचकर कि वो किसी और के साथ है। देखा तो स्टेटस 2 साल पहले का था। ब्रेकअप हो गया होगा, अभी 2 साल से यही स्टेटस है। अब उसके कलेजे में थोड़ी ठंडक महसूस हुई, पर वो ये समझ नहीं पा रही थी कि आदित्य के लिए उसके मन में इतनी स्पेशल फीलिंग क्यों है। पहले कभी देखा नहीं। सोच रही थी कि उसकी धड़कन एकदम तेज हो गई। खुशी ने नोट किया, जब भी आदित्य के सामने होती है या उसके बारे में सोचती है उसके मन को बड़ा सुकून मिलता है। खुशी ने अपने सीने पर हाथ लगाया और सोने की कोशिश की। आदित्य घर जा रहा था। रास्ते में मरीन ड्राइव पड़ा। वैसे तो शायद आदित्य अब संभल भी जाता, पर जिस जगह को वो भूलना चाहता था वो रोज किसी न किसी बहाने से उसके सामने आती रहती थी। उसे लगा जैसे कोई उसे वहां खड़ी देख रही है। आदित्य के चेहरे पर अजीब सी उदासी छा गई। उसने तय किया जल्दी से इस केस के निपटते ही दिल्ली वापस चला जाएगा। यहाँ रहा तो वो उसकी यादें, उसकी बातों से बाहर नहीं आ पाएगा। आदित्य घर पहुंचा। गाड़ी से उतरने लगा। महात्रे बोला, सर मैंने आपके लिए टिफिन लगवा दिया है, वो रोज बाहर गेट पर लगा के चला जाएगा। इसकी क्या जरूरत थी? आदित्य बोला। सर तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसे कैसे? महात्रे डरते हुए बोला। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखा और हाँ में सिर हिला के थैंक यू बोल के जाने लगा। वेलकम सर। सर कल कितने बजे आऊं? महात्रे अपने चेहरे पर चौड़ी सी मुस्कान के साथ सीना फुलाए बोला। आ जाना 7 बजे तक, आदित्य बोला। आदित्य अपने फ्लैट पहुंचा। देखा टिफिन मेन डोर पे लगा हुआ था। उसने उठाया, अंदर जाकर खाना खाया। टीवी देखते देखते वो सो गया। उसने देखा आज कोई उसका हाथ पकड़ के उसे कहीं ले जा रही है। वही लड़की उसके खुले बाल उसकी कमर को छू रहे थे। आदित्य बिना कुछ कहे बस उसके साथ चले जा रहा था। पता नहीं किस जगह वो उसे ले आई। देखा सामने बहुत से बेड लगे हैं, कुछ पर बच्चे हैं, और फिर वो उसे दूसरे रूम में ले गई। उसने देखा वहां एक रूम में बस स्ट्रेचर लगा है, कोई बच्चा वहां सोया है। एक डॉक्टर आया, उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, मास्क पहना हुआ था। आदित्य बेचैन हो गया। साथ में 2 नर्स और वार्ड बॉय भी थे। सबके चेहरे पर मास्क थे। वार्ड बॉय ने बच्चे को कस के पकड़ा। वो बच्चा चीख रहा था और डॉक्टर कह रहा था बिल्कुल दर्द नहीं होगा, सब ठीक होगा। आदित्य जैसे ही उस बच्चे को छुड़वाने के लिए जाने लगा, उसे लगा जैसे उसके पैर जम गए। वो ना हिल पा रहा था, ना ही कुछ कर पा रहा था। उसने देखा वहां साइड में दवाई के कुछ डब्बे पड़े थे। उन पर किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी का लोगो है। आदित्य ने जैसे ही नाम पढ़ने की कोशिश की, उस लड़की ने उसका हाथ छोड़ दिया और पलटी तो वही सफेद आंखें, चेहरे पर बहुत सी लकीरें, और उसने अपने सीने पर हाथ लाया और ऊपर देख के चीखी। आदित्य हड़बड़ा के उठ गया, पूरा पसीने से लथपथ, एकदम घबराया हुआ। घड़ी में देखा रात के 3 बज रहे थे। ऐसे सपने रोज क्यों आते हैं? पिछले 2 सालों से वो सोचने लगा। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने देखा खुशी और सलीम कुछ लोगों को इंटरोगेट कर रहे थे। क्या कर रहे हो? उसने खुशी से पूछा।
सर ये सब हिस्ट्री शीटर हैं, इनसे पूछताछ कर रहे हैं, खुशी बोली। दिमाग खराब है या गोबर खा के निकली हो घर से? ये तो मैं इन चुटपुंजों का काम लग रहा है। क्या इनके फिंगरप्रिंट मैच हुए किसी भी एविडेंस से? आदित्य ने गुस्से में बोला। नहीं सर, वो करवाया नहीं, खुशी डरते हुए बोली। तो मिस खुशी, पहले आप इनकी फिंगरप्रिंट मैच करवाओ, क्यों टाइम वेस्ट कर रही हो आप? आदित्य ने गुस्से में कहा। खुशी को उसका ये बिहेव अच्छा नहीं लगा। वैसे तो एकदम बोल्ड थी खुशी, पर आज उसकी आंखों के कोरों पर पानी था। उसने उन्हें छिपाया और नीचे देखते हुए वो ओके सर बोल के वहां से चली गई। खुशी जब वहां से जा रही थी, आदित्य ने देखा उसने कोई बड़ा सा लॉकेट गले में चेन के साथ पहना हुआ था। मिस खुशी, ये क्या है? आदित्य ने उसे रोककर पूछा। सर वो, कहते हुए उसने चेन अंदर किया। कल से ये सब निकाल कर आना, वो बोला। पर सर, वो कुछ कहना चाहती थी कि आदि बोला। जाओ फिंगरप्रिंट मैच कराओ, बातें नहीं। उधर किलर ने आदित्य के नाम एक लेटर लिखा और हेड ऑफिस में कुरियर भिजवा दिया। आदित्य राहुल के साथ कुछ क्लू ढूंढ रहा था, केस की कड़ियां जोड़ने में लगा था कि खुशी उसके पास कुरियर लेकर आई और बोली, आदित्य सर आपके लिए कुछ आया है। क्या है? आदित्य फाइल्स में उलझा हुआ बोला। पता नहीं सर, वो बोली। अच्छा लाओ दो। और आदित्य ने जैसे ही उससे कुरियर लिया, उसका हाथ दोबारा खुशी के हाथ से टच हो गया। उन्हें दोबारा करंट सा फील हुआ। दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे कि तभी सलीम वहां आया। आदित्य ने इधर उधर देखा और कुरियर ओपन किया। उसमें एक लेटर था। लेटर में लिखा था, क्या आदित्य सर, सुना है आप बहुत ईमानदार हैं। मैं भी था, अपना काम बहुत ईमानदारी से करता था। फिर एक दिन कुछ लोग मेरे बच्चे को उठा ले गए। बहुत रोया, इन पुलिस वालों के सामने गिड़गिड़ाया, लेकिन इनके कान पर जूं तक न रेंगी। अगला नंबर पाटिल का है, बचा सकते हो तो बचा लो। उसे बस खाने से मतलब है, अपनी वर्दी का फर्ज निभाने से नहीं। अब आदित्य ने तुरंत टीम के साथ पाटिल को फॉलो करना शुरू कर दिया। वैसे तो पाटिल के पास कई फोन आते थे, वहां क्राइम हुए हैं, वहां क्रिमिनल है, पर वो पुलिस स्टेशन छोड़ के बहुत कम बाहर जाता था। कुछ होता भी था तो हवलदार को और जूनियर इंस्पेक्टर को भेज के काम निकलवा लेता था। आदित्य, खुशी, सलीम, राहुल सभी आदित्य की गाड़ी में थे और पाटिल की दिनचर्या फॉलो कर रहे थे। सर ये 25वां वड़ा पाव अंदर जा रहा है, पर पाटिल बाहर नहीं निकला, सलीम बोला। हाँ, इसको गैस भी नहीं होती, राहुल हामी भरते हुए बोला। किलर का कुछ तो प्लान होगा चूहे को बाहर निकालने का, नहीं तो वो खुद भी बिल में घुस सकता है, आदित्य बोला। पुलिस स्टेशन में नहीं आएगा वो, मतलब पाटिल के घर पर, वो कुछ सोचते हुए बोला। आज रात को कोई घर नहीं जाएगा, हम पाटिल को फॉलो करेंगे और उसके घर पे निगरानी रखेंगे। गॉट इट? आदित्य बोला। खुशी मुस्कुराते हुए बोली, पूरी रात आपके साथ? सलीम और राहुल को हंसी आ गई। पाटिल जब अपने घर निकला, आदित्य की टीम ने उसे अपनी गाड़ी से डिस्टेंस बना के फॉलो किया और उसके घर के बाहर छुप के डेरा डाल दिया। रात के समय पाटिल के घर की लाइट अचानक से बंद हो गई। आदित्य समझ गया ये उसी किलर का काम है। उसने गन लोड की और अंदर जाने लगा। खुशी उसके साथ थी। सलीम ने भी उसके साथ अंदर जाना चाहा, पर उसने मना करके घर के एग्जिट पॉइंट को घेरने का ऑर्डर दिया। सलीम और राहुल ने एग्जिट को कवर किया। अंदर किलर ने पाटिल को पकड़ के कुर्सी से बांध रखा था। पाटिल की पैंट गीली थी, वो बहुत घबराया हुआ था। उसकी बीवी और बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया गया था। आदित्य ने खुशी को इशारा किया कि उसकी बीवी बच्चों को चेक करे। आदित्य ने पीछे से किलर को दबोचना चाहा, पर वो हाथ नहीं आया और भाग के बाहर आ गया। और बाहर आदित्य की टीम ने उसे पकड़ना चाहा तो उसने बंदूक हवा में लहरा दी। मेरा तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, हट जाओ। वो बोल ही रहा था कि आदित्य ने उसे पीछे से पकड़ना चाहा, लेकिन खुशी बीच में आ गई और वो गिर गया खुशी के ऊपर। खुशी के लिपस्टिक के निशान अब उसकी शर्ट पर थे। पीछे एक्शन चल रहा था और खुशी के अंदर वीणा बज रही थी। आदित्य को बहुत गुस्सा आया, वो जोर से चिल्लाया, कुछ कर नहीं सकती तो कम से कम टांग मत अड़ाओ। ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? आया हूं तब से देख रहा हूं। उसने उठते हुए खुशी को कितना कुछ सुना दिया और किलर के पीछे दौड़ लगा दी। उसके पीछे सलीम और राहुल भी थे। इधर खुशी उसकी डांट से इतनी आहत हो गई कि उसके आंसू निकलने लगे। वो जैसे तैसे खड़ी हुई कि अचानक से उसके सीने में तेज दर्द होने लगा और उल्टियां शुरू हो गईं। उधर कुछ देर पीछा करने के बाद फाइनली उसने किलर को दबोच लिया। चलो बेटा मिल्खा सिंह, रेस खत्म हो गई, वो बोला और उसे पकड़ के ले आया।
उसे लेकर आई और इन्वेस्टिगेशन रूम में उसे बांध रखा था और बढ़िया सी पूजा भी उतारी जा रही थी। आदित्य रूम में एंटर हुआ और सबको रुकने का इशारा किया। क्या ज्यादा चर्बी चढ़ी है तुझे? आदित्य उसका मुंह जोर से पकड़ते हुए बोला। 1 साल से तुझे ढूंढ रहे हैं, ऐसा क्या है तुझ में जो तू अभी तक हाथ नहीं आया? और उसका मुंह जोर से झटक दिया। आदित्य सर, आपको क्या लगा आपने मुझे पकड़ा? मैं आया आपके हाथों में सर जी, किलर बेशर्मी से बोला। वो आगे बोला, आप भी तो वही करते हैं, सफाई। मैं भी वही करता हूँ, समाज को साफ करने का काम। इस दुनिया में उनकी कोई जगह नहीं जो काम नहीं करते। इतना बोल के वो थोड़ा इमोशनल हो गया। मेरा बेटा था सर, 10 साल का, शंकर नाम था उसका। उठा लिया कुछ अस्पताल वालों ने, बहुत ढूंढा नहीं मिला, बहुत पुलिस स्टेशन के चक्कर काटे नहीं मिला। फिर यही एक तरीका था सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने का। कितने सपने थे उसे लेकर। आदित्य और बाकी सबके चेहरों पर कुछ दया के भाव आ गए। तुझे क्या लगता है कुछ भी कहानी बनाएगा मान लेंगे? आदित्य उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला। पता कर लीजिए सर, आपके लिए चुटकी का काम है मेरे बारे में पता करना। वो ढीठ होकर बोला। करूंगा ही, पहले तुझे अच्छी सजा दिलवा दूं। आदित्य बोला। कुछ भी सजा दे दो सर, बस मेरे बेटे का पता लगवा दो। वो मेरे बस की बात नहीं है, आप कर सकते हो। किलर इमोशनल होकर बोला। आदित्य इन्वेस्टिगेशन रूम से बाहर निकला। बाहर कमिश्नर उसका वेट कर रहे थे। वो बोले, वेल डन माय बॉय, जो काम वो लोग पिछले 1 साल से नहीं कर पाए तुमने चंद दिनों में कर दिया। सो प्राउड। आदित्य अब कुछ सोच में पड़ गया। उसे ऐसे देख के कमिश्नर बोले, आदित्य क्या हुआ, तुम कुछ खुश नहीं लग रहे? सर, क्रिमिनल कोई खुद नहीं बन जाता, कई बार समझ उसे ऐसा करने पर मजबूर कर देता है। ये ऐसे ही एक सताया हुआ पिता है। वो बोला। सर, क्या मैं यहाँ से जाने से पहले इस किलर ने जो कहा है उससे इन्वेस्टिगेट कर सकता हूँ? उस बच्चे के रिकॉर्ड वाली फाइल्स देखना चाहता हूँ जो ये बता रहा है। बच्चे मिसिंग के केस को पाटिल देख रहा था, वो भी अनसॉल्व्ड है। तुम चाहो तो लीड कर सकते हो, कमिश्नर बोले। ठीक है सर, कल मैं मिलता हूँ पाटिल से, आज तो वैसे ही वो ढीला हुआ पड़ा है, आदित्य बोला। आदित्य जब घर जाने की तैयारी कर रहा था, उसके रूम में आनन फानन में एक लेडी घुसी। लंबा कुर्ता, प्लाजो, गले में मोती की बड़ी माला, बाल घुंघराले, बड़ी सी बिंदी। मैं आई कम इन सर? वो बोली। आ तो गई हो, और कितना अंदर आओगे आप? आदित्य उसे देखते हुए बोला। पीछे से कांस्टेबल गुप्ता भी था। आदित्य ने उसे जाने का इशारा किया। उसने कहा कि सर, मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूं और मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ किसी के बारे में। क्या वो किसी क्राइम या क्रिमिनल से रिलेटेड है? वो बोला। नहीं सर, पर कुछ बताना है आपको, वो बोली। बताइए, आदित्य ने उसे देखते हुए कहा। सर, इसके लिए आपको मेरे साथ मेरे घर चलना होगा, वो बोली। अब आदित्य की ठनकी। उसने उसे ऊपर से नीचे देखा और कहा, देखिए मैडम, अभी तो मैं लेट हो रहा हूं, और रही बात कुछ बताने की, वो आप यहां बता सकते हैं। सर, आप शायद यहां मेरा यकीन ना करें, आप मेरे साथ चलिए, वो बोली। आदित्य को वो औरत पागल लगी। वो जोर से बोला, गुप्ता, जरा चाय पिला मैडम को। देखिए मैम, चाय पीजिए, हमारे यहाँ एकदम स्वादिष्ट चाय बनती है, और अपने घर जाइए, मुझे कुछ नहीं पता करना। कहते हुए वो बाहर निकल गया। वो गाड़ी की तरफ गया कि उसने देखा कार के बैक पे लिखा हुआ था, आई वॉन्ट टू मीट यू। वो जोर से चिल्लाया, महात्रे। महात्रे दौड़ के आया। जी सर। क्या है ये, किसने लिखा है ये? वो उसे दिखाते हुए बोला। पता नहीं सर, मैं साफ कर देता हूँ। कहते हुए महात्रे ने साफ करने की कोशिश की, पर कुछ निशान रह गए। किस चीज से लिखा है? हाथ है, मिट ही नहीं रहा, वो बड़बड़ाया। आदित्य जैसे ही गाड़ी में बैठने लगा, उसने देखा खुशी अपनी कार के बाहर खड़ी थी और किसी को फोन पर कंटिन्यूअस बजाने में लगी थी। क्या है ये, जल्दी पहुंचो, सारी रात तुम्हारा वेट नहीं कर सकती मैं, खुशी फोन पर किसी को झाड़ते हुए बोली। मिस खुशी, आदित्य बोला, कुछ प्रॉब्लम है? सर, गाड़ी पंक्चर हो गई है, मैकेनिक का ही वेट कर रही थी, वो आया ही नहीं, खुशी ने फोन कट करते हुए कहा। ठीक है, आप एक काम कीजिए, मेरे साथ आइए, मैं आपको घर ड्रॉप करता हूँ, महात्रे आपकी गाड़ी को ठीक करवा के ले आएगा, आदित्य ने कहा। महात्रे जैसे ही उसने कहा, वो तुरंत दौड़ के उसके पास आ गया और आदित्य को चाबी दी। आदित्य को खुशी के साथ किया हुआ व्यवहार चुभ रहा था। उसने उसके लिए एक जेंटलमैन की तरह दरवाजा खोला और उसे बैठाया। गाड़ी स्टार्ट करते हुए वो बोला,
सॉरी मिस खुशी। नो प्रॉब्लम आदि, वो बोली। आदित्य ने उसे देखा। क्या कहा तुमने? उसने पूछा। सर मैंने नो प्रॉब्लम कहा था, खुशी डरते हुए बोली। नहीं, उसके बाद, वो उसे देखते हुए बोला। उसके बाद आदि कह दिया था। आपका नाम लंबा है ना, तो मैंने सोचा। सॉरी सर, आज के बाद ना ऐसा कभी नहीं होगा, खुशी डरते हुए बोली। आदि नाम से आदित्य की यादें जुड़ी थी और खुशी ने उन्हीं ठहरी हुई यादों को पत्थर मार के हिला दिया था। आदित्य खुशी के आदि बुलाने से थोड़ा विचलित हुआ। दिल को लगा आपको आदि बुलाना चाहिए, जैसे कि नाम आपके लिए ही बना हो, खुशी ने डरते हुए कहा। आदित्य को खुशी का उसे आदि पुकारना अच्छा नहीं लगा। वो बोली, सर आपके ऊपर आदि नाम सूट करता है, मैं आपको आदि बुला सकती हूँ। कुछ लम्हों की कसक कभी नहीं जाती, वो कहीं ना कहीं से किसी ना किसी रूप में आकर हमसे टकराते रहते हैं, उसकी याद दिलाते रहते हैं। यू कैन कॉल मी आदित्य, उसने कहा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी दूर पहुंच रही थी कि खुशी ने कहा, आदित्य मैं म्यूजिक ऑन कर सकती हूँ? हाँ बिल्कुल, उसने कहा। खुशी ने एफएम चालू किया। जिसको दुआओं में मांगा तू है वही रहनुमा। खुशी को इस तरह आदित्य के साथ जाना बहुत अच्छा लग रहा था। उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कान आ गई थी जो जाने का नाम नहीं ले रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद आदित्य ने खुशी से पूछा, तो खुशी किस चीज की सर्जरी हुई है तुम्हारी? मेरा हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है 2 साल पहले, खुशी ने कहा। ओह ओके, आदित्य ने जवाब दिया। सुने बहुत सी बार हार्ट रिस्पॉन्ड नहीं करते, आदित्य ने पूछा। जी, पर मेरे साथ उल्टा हुआ। सर्जरी से पहले मैं बहुत डिप्रेशन में थी अपनी बीमारी को लेकर। सब कुछ बहुत पैनिक था, जीने की कोई तमन्ना नहीं थी, पर सर्जरी के बाद मैं जीने लगी, खुश रहती हूँ। आदित्य ने कहा। डॉक्टर ने बताया था बहुत जिंदा दिल लड़की थी जिसका हार्ट मुझे दिया गया। नेचुरल डेथ थी उसकी, ऑर्गन डोनर थी और मुझे किस्मत से उसका हार्ट मिल गया और मैं खुद भी अपने अंदर आए बदलाव को महसूस कर सकती हूँ, खुशी बता रही थी। वो कुछ जवाब देता इससे पहले ही गाड़ी एक सिग्नल पर रुकी। खुशी ने देखा एक बच्चा आगे वाली गाड़ी के बाहर भीख मांग रहा था। खुशी ने तुरंत अपने पॉकेट में हाथ डाला, कुछ वॉलनट्स निकाले और विंडो से आवाज लगाकर उस बच्चे को बुलाया। ये ले रख, वो वॉलनट उसे देते हुए बोली। और सुन, कहाँ रहता है? आसपास ही घर है क्या तेरा? वो बोला। हाँ दीदी, वो सामने हमारा घर है। कल सुबह मुझे मिलना, तेरे घर पर मिलती हूँ, चल भाग अब, कहते हुए खुशी हंसी। आदित्य ने खुशी से पूछा, कल क्यों बुलाया उसे? वो मैं एक एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ, वो इन बच्चों की नाइट क्लासेस लेते हैं, इसको भी वहीं डलवा दूंगी, खुशी बोली। ग्रेट जॉब खुशी, वो बोला। और आपने उसे क्या दिया खाने को? आदित्य गाड़ी आगे बढ़ाते हुए बोला। वॉलनट थे, मम्मा रोज देती हैं, इट्स गुड फॉर हार्ट। तो जबरदस्ती खाने पड़ते हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, नाक से कोड़ते हुए वो बोला और मुस्कुराई। अचानक आदित्य को याद आया अदिति भी कितनी चूजी थी खाने को लेकर। वॉलनट से तो उसे सख्त नफरत थी। कहाँ चली गई तू सोना, प्लीज एक बार फोन कर। देख, अभी तक नंबर भी चेंज नहीं किया मैंने। दिमाग ने कहा बहुत बार बदल ले, पर दिल हमेशा तुम्हारा वेट करता है। प्लीज आ जाओ सोना, एक बार बात करो, तुम्हारे सारे नखरे उठाऊंगा, जो कहोगी जैसा कहोगी, बस एक बार मिल लो। सोचते हुए उसकी आंखों में नमी आ गई। अजीब सी तसल्ली मिलती है तुझे सोचने पर भी, फिर कैसे कह दूं कि तुझसे इश्क बेवजह था। एवरीथिंग ओके आदित्य? खुशी ने उसे उदास देख के पूछा। हाँ, वो बोला। खुशी का घर आ चुका था। उसने बाय किया और थैंक यू बोल के जाने लगी। उसने देखा आदित्य की पलक का बाल उसके गाल पर था। उसने इशारा किया, आदित्य समझा नहीं। उसने वो बाल लिया, आदित्य के हाथ में रखा और बोली, आप जो चाहते हो विश करो, पूरी जरूर होगी। तुम यकीन करती हो इसमें? आदित्य बोला। मेरी विश तो पूरी होने से रही, पर तुम कहती हो तो तुम्हारे लिए मैं कुछ मांग लेता हूँ। आई विश तुम हमेशा हेल्दी रहो, कहते हुए बाल फूंक मार के उसने उड़ा दिया। खुशी को बहुत अच्छा लगा। आप जितने दिखते हैं उतने खड़ूस हैं नहीं, वो बोली। हद है, आदित्य ने कहा। सिर्फ कुछ दिनों में आपने हमें खड़ूस का तमगा भी पकड़ा दिया। आपको मेरी लाइफ के बारे में कितना पता है? सिर्फ चंद मुलाकातों में आप मुझे जज नहीं कर सकती, कहते हुए आदित्य मुस्कुराया। यस, आप सही कहते हैं, बिना किसी को जाने जज क्यों करना? पता नहीं वो जिंदगी के किन हालातों से गुजरा हो,
खुशी सोचते हुए बोली। बातें अच्छी कर लेती हैं आप, आदित्य ने उसे कहा। सर मैं कॉफी भी अच्छी बनाती हूँ, अगर आप चलें तो, खुशी धीमे से बोली। फिर कभी, अभी मुझे जाना है, कहते हुए आदित्य उसे ड्रॉप करके चला गया। आदित्य घर पहुंचा, कपड़े चेंज कर रहा था, शर्ट उतार के बेड पर डाली। उसने कुछ देखा और दोबारा उसे उठाया। खुशी के लिपस्टिक के निशान बने हुए थे उस पर अभी भी। अच्छी लड़की है, बस हरकतें बच्चों वाली करती है। बेवजह ही कहीं का सारा गुस्सा उस पर ही निकल जाता है। पता नहीं क्यों जब उसकी आंखों में देखता हूं लगता है खींच लेगी मुझे। शायद यही वजह है उससे दूर रहने के लिए उसे डांट लगा देता हूं। और आज तो उससे बात करके शोना की यादें ताजा हो गई, बिल्कुल उसी की तरह बिना सर पैर वाली बातें। आदित्य सोच रहा था कि घर से रीना जी का फोन आ गया। क्या कर रहा था मेरा बच्चा, वो बोली। कुछ नहीं, बस खाना खाने वाला था, आदित्य ने कहा। तू कब लौट रहा है ये बता, रीना जी ने पूछा। मामा एक और केस है, वो सॉल्व होते ही रिटर्न, आदित्य ने जवाब दिया। अच्छा सुन, वो पापा के दोस्त है ना शर्मा अंकल, वो चाहते हैं तू एक बार उनकी बेटी से मिल ले, रीना जी बोली। क्या यार, आपका फिर से शादी पुराण चालू हो गया, आदित्य खींचते हुए बोला। हाँ, साल हो गया सेटल हुए, कब तक शादी नहीं करेगा? मैं अभी ठीक हूँ, तेरे लिए लड़की ढूंढ सकती हूँ। कल को मुझे कुछ हो गया तो चालू हो गया आपका इमोशनल पुराण। नहीं करनी है कभी भी, आप बस शुरू मत हो जाओ। पर क्यों? तुम आजकल के बच्चे, इस दुनिया में माँ बाप ना हो तो आधे बच्चे मनमानी करके कुंवारे ही रह जाएं। अच्छा तुझे कोई पसंद है तो बता दे, तू जहां कहेगा ना वहां तेरी शादी करवाऊंगी, मम्मा वाला सच्चा प्रॉमिस, वो बोली। आप फोन रखो, बाद में बात करते हैं, अभी भूख लगी है, खाना खाना है, वो बोला। बेटा एक बार मिल ले उससे, अगर पसंद ना आए तो मना कर देना। देख वरुण भी शादी कर रहा है नेक्स्ट मंथ, अभी कार्ड देकर गया है, रीना जी उसे मनाते हुए बोली। आदित्य ने देखा बीच में वरुण का फोन भी आ रहा था। रखो फोन, बाद में बात करता हूं, आदित्य ने कहा। अरे पर रीना जी बोल ही रही थी कि उसने फोन काट दिया। वरुण भी आईपीएस बन चुका था, उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश में थी, पर अब उसने दिल्ली ट्रांसफर ले लिया था। आदित्य ने वरुण का फोन रिसीव किया। अरे भाई कैसा है तू, वरुण सामने से बोला। बस मस्त, तू सुना, तू भी दिल्ली पहुंच गया, अब दोनों भाई मिलके गदर मचाएंगे। सुना है तू भी ट्रेन में चढ़ ही गया, कब है शादी, आदित्य ने पूछा। अगले कुछ दिनों में सब सॉल्व हो जाना चाहिए। हाँ इसीलिए फोन किया है, तू दिल्ली वापस कब आ रहा है, तेरा केस कितना पेंडिंग है, वरुण ने पूछा। अगले कुछ दिनों में सब सॉल्व हो जाएगा, आदित्य बोला। नाम तो बता दे भाभी का। सोनम नाम है उसका। मीन्स अगले मंथ वापस दिल्ली ना, वरुण ने पूछा। हाँ एक और केस है, वो निपटा के सीधा दिल्ली। वैसे भी यहाँ मन नहीं लगता यार, अजीब अजीब से ख्याल आते रहते हैं, आदित्य कुछ खोया हुआ से बोला। तू मुझे एक बात बता, कब तक परछाई के पीछे भागता रहेगा? तुझे नहीं लगता अब कुछ ज्यादा हो गया? अगर इश्क सच्चा होता तो क्या वो तुझसे कभी मिलना नहीं चाहती? सब झूठ था आदित्य, बाहर निकल इस सपने की दुनिया से, देख बाहर की दुनिया बहुत हसीन है। आदित्य वरुण की बातें सुनते हुए वही शर्ट देख रहा था जिस पर खुशी की लिपस्टिक के निशान थे। वो बोला। बस भैंस की तरह ना सिर हिला और कर, और तो कुछ करने लायक तो बचा नहीं है, वरुण चिल्लाया। शादी में तुझे चाहे कितने भी इंपॉर्टेंट काम हो, तुझे यहाँ रुकना है 3-4 दिन, मुझे ही तेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। अच्छा सुन, सोनम की ना एक फ्रेंड है, बिल्कुल तेरी तरह है, तू कहे तो बात चलाऊं या फोन नंबर दे दूं? वैसे भी तुझे फोन वाली ज्यादा पसंद आती है, वरुण हंसते हुए बोला। यहीं से पंच मारूंगा, ढूंढ लूंगा खुद अपने लिए, आपको मेहरबानी करने की जरूरत नहीं है, आदित्य बोला। मैं भी वही चाहता हूँ यार, अपने लिए ना सही फैमिली के लिए भी सोचना पड़ता है। वो जो भी थी आई और चली गई, अगर तुझसे कुछ होता उसका तो एक बार तो मिलती। चल माना उसकी कुछ मजबूरी होगी, पर तू क्यों खुद को जला रहा है? अंकल भी नेक्स्ट मंथ रिटायर हो रहे हैं, आंटी ने बताया। वो तुझसे क्या चाहते हैं? बस यही कि तू भी सेटल हो जाए, वो भी खुशी से अपना रिटायरमेंट एंजॉय कर सके, वरुण ने उसे समझाया। आज मम्मा ने तेरे बहुत कान भरे हैं लगता है, आदित्य हंसते हुए बोला। वरुण बोला, ऐसी बात नहीं है यार, बचपन से तुझे जानता हूं, फिक्र है तेरी। कहने को घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ सका वही तो जिंदा है। सबकी कोई ना कोई कहानी होती है, लेकिन सभी जी रहे हैं, तेरी तरह नहीं,
सोच और आगे बढ़। चल अभी फोन रखता हूं, मिल मुझे जल्दी से यहाँ आकर, कहते हुए वरुण ने फोन रख दिया। उस रात आदित्य एक पल को भी नहीं सो सका। रह रहकर उसे खुशी का अपने ऊपर गिर जाना याद आ रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जो इमोशन अभी तक अदिति को लेकर थे वो अब धीरे धीरे बदलने लगे थे। उसने अदिति का वही नंबर आज फिर कई बार ट्राई किया, पर वो बंद था। काश 2 साल पहले ही कुछ बन गया होता। ये काश शब्द में न जाने कितनी जिंदगियां उलझ कर रह जाती हैं। जबरदस्ती ही मैं उसे अपना हाल बताता रहता हूं। वो याद करे या ना करे, मैं बेवजह ही उसे याद करता रहता हूं। मनुष्य का स्वभाव, आखिर कब तक वो भी एक परछाई के पीछे भागता रहता। जीना बोलता जा रहा था वो। उसने अपना व्हाट्सएप चालू किया। उधर खुशी भी आज सो नहीं पा रही थी। आज तो जैसे उसका दिन ही बन गया था। आदित्य से पहली बार इतनी बातें हुई थी उसकी। उसने अपना फोन उठाया, देखा आदित्य भी व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है। खुशी का चुलबुला नेचर उसे रहा नहीं गया। उसने हाय मैसेज कर दिया। आदित्य ने भी रिप्लाई किया। आप सोई नहीं अभी तक? उसने पूछा। नींद नहीं आ रही, आदित्य ने जवाब दिया। मुझे भी। और बातों का सिलसिला चालू हो गया। देर रात आदित्य की आंख लगी। उसने आज देखा बहुत से बादल छाए हुए थे, एकदम सफेद रंग के। बादलों में कोई लड़की खड़ी है। आदित्य उसके पास गया। वो लड़की हंसी, वही अदिति वाली हंसी। आदित्य खुशी से उसकी तरफ बढ़ने लगा। वो उसके पास जा ही रहा था कि उसने उसे पलट के धक्का दे दिया और आदित्य किसी के ऊपर गिर गया। उसने उठते हुए देखा वो खुशी थी, और जब पलट के देखा सामने कोई नहीं खड़ा था। आदित्य का अचानक फोन बजा। सर मैं आ गया हूं, म्हात्रे बोला। क्या टाइम हुआ है म्हात्रे? आदित्य ने नींद में बोला। सर 7 बज गए हैं, म्हात्रे बोला। क्या बात कर रहा है? आदित्य ने हड़बड़ाते हुए कहा। आदित्य उठा, कुछ देर सोचने लगा। क्या क्या सपने देखने लगा हूं मैं। कहते हैं जो सारा दिन सोचा जाए वही सपने में आता है, पर मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो उठा और तैयार होकर निकल पड़ा। आज उसे पाटिल से मिलना था, मिसिंग बच्चों के केस के सिलसिले में। वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। मिसिंग बच्चों के केस के सिलसिले में वो पुलिस स्टेशन पहुंचा। उसने खुशी, सलीम, राहुल को भी वहीं बुलवा लिया था। सलीम और राहुल पहुंच चुके थे। आदित्य ने पूछा, खुशी कहाँ है? अभी तक नहीं आई। सर वो आ रही होगी, सलीम ने कहा। क्या पाटिल रात को नींद आई? आदित्य पाटिल के सामने खड़ा होकर बोला। पाटिल उठ के सीधा आदित्य के पैरों में लौट गया। सर आप नहीं होते तो आज 2 दिन बाद मेरा तीसरा मना रहे होते लोग। वो किलर न जाने कब घर में घुस आया। मैं उसे पकड़ता उससे पहले उसने मुझे पकड़ के बांध भी दिया, पाटिल बोला। सलीम हंसने लगा। पाटिल से बात कर ही रहे थे कि वहां खुशी भी पहुंच गई। उसने मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग किया। आदित्य ने उसे देखा। आज वो बहुत सुंदर लग रही थी और उसकी आंखें, उनसे तो उसे अब डर लगने लगा था। उसने इधर उधर देखते हुए गुड मॉर्निंग किया। पाटिल बताने लगा। सर 2 साल पहले की बात है। कुछ आदमी आए थे मेरे पास कि उनके बच्चे खो गए हैं और किसी अस्पताल पर शक भी जताया था। पर सर बिना किसी सबूत के इन्वेस्टिगेशन कैसे करते? वैसे कुछ लोगों से उस समय एसीपी सर ने बात की थी, कुछ मिला नहीं और उन्हें छोड़ना पड़ा। आप चाहो तो एसीपी सर से मिल लीजिए। इतने में आपटे वहां आ गया। पाटिल ने कहा, आपने वड़ा पाव लेकर आ सबके लिए। फिर उसे याद आया, नहीं आपने रहने दे, सर को वड़ा पाव पसंद नहीं है। खुशी को हंसी आ गई। इस बार आदित्य को भी उसकी हरकतों पर हंसी आ गई। वो लोग बात कर ही रहे थे कि पाटिल के पास फोन आया उसके जूनियर इंस्पेक्टर का। सर एक गाड़ी मिली है, उसमें कुछ बच्चे मिले हैं, अगवा करके ले जा रहे थे, पकड़ लिया है लड़कों को। पाटिल ने ये सब आदित्य को बताया। आदित्य तुरंत वहां के लिए निकल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा गाड़ी के बाहर 4-5 बच्चे डरे सहमे बैठे थे और 2 लोगों को पुलिस ने पकड़ रखा था। सर इनके सबके मुंह बंधे हुए थे और हाथ पैर भी अभी खोले हैं। बच्चे थोड़े डरे हुए थे, देखने से करीब झुग्गी वाले लग रहे हैं, जूनियर इंस्पेक्टर बोला। हाँ ठीक है, अब मैं देख लूंगा, पाटिल बीच में बोला। फिर देखा आदित्य उसे घूर रहा है तो चुप हो गया और जूनियर इंस्पेक्टर को हाथ से इशारा करके वहां से खिसका दिया। आदित्य ने देखा बच्चे सच में डरे हुए थे। उसने मेटाडोर के अंदर देखा, उसे एक फार्मास्यूटिकल कंपनी का लोगो देखा। आदित्य ने उस लोगो को कहीं तो देखा था। उसने याद करने की कोशिश की। ये वही निशान था जो उसने रात को सपने में देखा था। आदित्य का दिमाग ठनका। साला चल क्या रहा है? आदित्य ने उन आदमियों को अरेस्ट करवाया और अपने इन्वेस्टिगेशन रूम में भेजा।
उसने देखा खुशी उन बच्चों को पास की दुकान से बिस्किट के पैकेट लेकर दे रही है। सबको उसने पानी पिलाया। आदित्य को उसे देखकर अब सुकून सा मिलता था। आदित्य उसके पास गया। सबका नाश्ता हो गया हो तो इन्हें ले चले, इनके पेरेंट्स भी परेशान होंगे। जी सर, कहते हुए खुशी मुस्कुराई। आदित्य भी मुस्कुरा दिया। सलीम देख रहा था। वो आदित्य के जाते ही खुशी के पास आकर बोला, कौन सी बूटी पिलाई तूने इन्हें? ये मुस्कुराते भी हैं। चुप कर, मुस्कुराता हुआ कितना अच्छा लगता है देखना, खुशी आदित्य को निहारते हुए बोली कि अचानक आदित्य का उससे आई कांटेक्ट हो गया और वो झेप गई। हल्का हल्का एहसास दोनों को होने लगा था। इधर इन्वेस्टिगेशन रूम में जमकर दोनों मेटाडोर वाले आदमियों की धुनाई हो रही थी, पर उन्हें ज्यादा कुछ पता नहीं था। सर, हम तो डॉक्टर साहब के यहाँ काम करते हैं, उन्होंने कहा था दवाई है, सप्लाई करनी है तो लेकर आ गए, वो बोले। सर, ज्यादा कुछ नहीं बता रहे हैं ये, राहुल ने आदित्य को बताया। किस डॉक्टर के यहाँ काम करते हैं ये पता करो, आदित्य ने कहा। सर, कोई विपिन भोसले नाम का डॉक्टर है, क्लिनिक है उसका पास में ही, सलीम ने आदित्य को कहा। चलो जरा मिलकर आते हैं। खुशी, तुम और राहुल इनका मुंह खुलवाओ, क्या उगलते हैं देखते हैं। ओके सर, खुशी ने कहा और लग गई दोबारा उन आदमियों की मरम्मत करने। आदित्य जब जाने लगा उसने देखा वो टैरो कार्ड रीडर उसे ऑफिस में आती हुई मिली। सर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है, वो आदित्य को देख के उसके पास आकर बोली। अभी तो मैं बिजी हूं, आदित्य ने जाते हुए कहा। ये लीजिए सर मेरा एड्रेस, जब भी आपको लगे आप आइए, मुझे आपको कुछ बताना है, वो उसे कार्ड देते हुए बोली। ठीक है, शाम को अगर जल्दी फ्री हो पाया तो मिलता हूं आपसे, आदित्य ने कहा और निकल गया विपिन से मिलने। विपिन अब जाना माना डॉक्टर बन चुका था और कमाए हुए काले पैसों से एक दमदार क्लिनिक भी खोल लिया था। सलीम और आदित्य विपिन के क्लिनिक पहुंचे और सीधे कैबिन में घुस गए। विपिन ने उन्हें जेंटलमैन की तरह हेलो किया। कहिए सर, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, विपिन बोला। मदद तो आपको करनी पड़ेगी। आज एक मेटाडोर पकड़ा है हमने, उसमें कुछ बच्चे थे, वो आदमी आपका नाम ले रहा है। आपके यहाँ ही काम करते हैं वो दोनों, आदित्य बोला। सर, मैं एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर हूँ, मेरे ही आदमी होंगे, पर उन बच्चों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप उन लोगों को बिल्कुल मत छोड़ना, विपिन सियाना बनते हुए बोला। उसकी फिक्र आप मत कीजिए, छोड़ना तो मैंने सीखा ही नहीं है, आदित्य ने उसे कहा। आपको कुछ पता चले या बताना हो तो मेरा नंबर ले लीजिए, आदित्य ये कहते हुए बाहर चला आया। विपिन ने उसके जाते ही मनोज को फोन किया। यार, कोई आईपीएस ऑफिसर है, नया लग रहा है, पाटिल को तो हैंडल कर रखा था, देख सरा इसको, कुछ खिला पिला के बंद कर मेटाडोर पकड़ी गई है, विपिन ने फोन पर कहा। मैं देखता हूं, तुम टेंशन मत लो, सामने से मनोज ने जवाब दिया। आदित्य ने पाटिल को फोन किया। पाटिल, एसीपी सर के बारे में तुम कुछ बता रहे थे? हाँ सर, वो उन्होंने किसी लड़की के कहने पर इन्वेस्टिगेशन करवाई थी पर कुछ हाथ नहीं आया था। सलीम, एसीपी से मिलते हैं पहले, वो बोला। आदित्य और सलीम एसीपी के पास पहुंचे। आदित्य ने एसीपी के रूम से बाहर से परमिशन ली और जय हिंद सर कहते हुए वो अंदर आ गया। सर, मुझे पाटिल ने आपके बारे में बताया, मैं एक केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा हूँ। आज भी हमें कुछ बच्चे मिले हैं, एक मेटाडोर डॉक्टर विपिन की थी और फार्मा कंपनी का लोगो भी मिला है। अभी मुझे वो जानना है पूछताछ के लिए। पर सर, 2 साल पहले भी कोई बच्चे अगवा हुए थे, आपने कुछ इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। सर, कुछ दिनों पहले मैंने एक किलर को पकड़ा था, उसने कुछ बताया था उस बारे में, आदित्य ने पूरी बात एसीपी को बताई। हाँ आदित्य, जहाँ से बच्चे अगवा हुए थे वहां पास ही एक मेडिकल कॉलेज भी है, वहां के डीन मिस्टर कुलभूषण प्रसाद वर्मा मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था और कुछ हिंट दिया था। एक लड़की का भी मर्डर हुआ था और विपिन और उसका एक दोस्त राजीव भी उसमें सस्पेक्ट थे। किसी लड़की के कहने पर इन्वेस्टिगेशन करवाई गई थी पर मिला कुछ नहीं। बहुत पूछताछ हुई पर बिना सबूत के हमारे हाथ बंधे हुए थे और रेप्यूटेड डॉक्टर्स हम ज्यादा कुछ कर नहीं पाए, इसी भी बोले। सर, आप मुझे इस मेडिकल कॉलेज का एड्रेस देंगे प्लीज, और डीन सर से आप बात कर लीजिए, एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, आदित्य ने कहा। अरे बिल्कुल, रुको, मैं तुम्हारे सामने ही उनसे बात कर लेता हूँ, एसीपी बोले। एसीपी ने फोन लगाया। हेलो वर्मा जी, मैं एसीपी जोशी बोल रहा हूँ, आपसे हमारे ऑफिसर मिलना चाहते हैं, अगर आप परमिशन दें तो उसे किसी केस के सिलसिले में आपसे बात करनी है, एसीपी बोले। ठीक है आदित्य, तुम जाओ और ये रहा एड्रेस, एसीपी ने उसे एक पेपर पर एड्रेस लिख कर दिया। थैंक यू सर, जय हिंद, कहते हुए सलीम और आदित्य वहां से निकल आए। आदित्य ने बाहर आकर माथुरी को मेडिकल कॉलेज का नाम बताया और वहां जाने का ऑर्डर दिया।
सर हम सही दिशा में इन्वेस्टिगेट तो कर रहे हैं ना, ये केस और वो केस बिल्कुल डिफरेंट भी हो सकते हैं, सलीम ने कहा। बिल्कुल सलीम, पर हमें खुद नहीं पता सही क्या है और गलत क्या, तो हमें जानने में मेहनत तो करनी होगी ना, आदित्य ने उसे कहा। आदित्य और सलीम बातें कर ही रहे थे कि म्हात्रे ने गाड़ी रोकी। सर वो कॉलेज आ गया। आदित्य उतरा, साथ में सलीम भी। दोनों कॉलेज क्रॉस करते हुए अंदर बढ़ रहे थे। आदित्य इस बात से बेखबर था कि ये उसकी अदिति का ही कॉलेज है। ये वही जगह है जिसके बारे में वो कब से जानने की कोशिश कर रहा था। सामने से सी आ रही थी। वो इसी कॉलेज में एज अ जूनियर असिस्टेंट काम करती थी और अपना एमएस भी कर रही थी। उसने आदित्य को देखा, एक पल को रुकी। उसे उसका चेहरा कुछ जाना पहचाना लगा, पर सिया उसे ठीक से पहचान नहीं पाई, क्योंकि उसने उसे बस व्हाट्सएप की डीपी में देखा था, वो भी 2 साल पहले। पर वो इतना श्योर थी कि उसने इस लड़के को कहीं तो देखा है। वो उसे तब तक देखती रही और याद करती रही जब तक वो ओझल नहीं हो गया। आदित्य का फोन बजा, खुशी का फोन था। वो फोन उठाते ही बोली, सर फार्मा कंपनी के एमडी चौबे और किसी डॉक्टर राजीव का नाम भी उगला इन दोनों ने, मैं जाकर पूछताछ करूं? हाँ ठीक है, साथ में राहुल को भी ले जाना और अपना जीपीएस ऑन रखना, कुछ प्रॉब्लम हुई तो हम तुम्हें ट्रेस कर लेंगे, आदित्य ने कहा। ओके सर, खुशी बोली और फोन कट कर दिया। आदित्य डीन के रूम में एंटर हुआ। मे आई कम इन सर? उसने पूछा। यस सर प्लीज, कहते हुए कुलभूषण जी ने उन्हें बैठने का इशारा किया। सर एसीपी जोशी ने आपको बताया था कि मैं किस वजह से मिलने आया हूं, आदित्य बोला। सर मैंने एक अपराधी को पकड़ा है और उसका कनेक्शन बस्ती में खोए हुए बच्चों से है। सुना था कि आपके कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स और प्रोफेसर से पूछताछ की गई थी इस बारे में। सर आज भी एक मेटाडोर से कुछ बच्चे मिले हैं। डॉक्टर विपिन भी आपके ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं, वो सस्पेक्ट है हमारे। जी सर, राजीव अब हमारे यहाँ प्रोफेसर नहीं है, विपिन और मनोज के अपनी क्लिनिक है, कुलभूषण ने कहा। राजीव पर शक भी एक लड़की के मर्डर की वजह से गया था, पर वो मर्डर भी यहाँ मुंबई में नहीं हुआ था, तो पुलिस ने कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लिया। फिर एक लड़की आई थी, उसने बताया कि उसने विपिन राजीव को झोपड़ी के बच्चों के बीच देखा, तो हमने एसीपी से बात की थी उस बारे में, कुलभूषण जी ने बताया। सर क्या हम उस लड़की से मिल सकते हैं? आदित्य ने कहा। उसका तो एक्सीडेंट हो गया था 2 साल पहले ही, बहुत मेहनती और बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी, कुलभूषण जी ने बताया। सर एक्सीडेंट था या मर्डर? आदित्य ने कहा। एक्सीडेंट ही कहा था पुलिस ने, किसी ट्रक ने उसकी स्कूटी को कुचल दिया था, पर डाउट मुझे भी था क्योंकि कुछ दिनों पहले ही वो सबूत लेकर आई थी और 1 वीक के अंदर ही डेथ। उसकी वजह से 6 लोगों को नई जिंदगियां मिली हैं। उसके टोटल 6 ऑर्गन डोनेट हुए थे। बहुत प्रार्थना की उसके लिए लोगों ने, कुलभूषण जी ने अफसोस जताते हुए कहा। सर कोई फ्रेंड या फैमिली जिनसे बात की जाए? हाँ अदिति की एक फ्रेंड है सिया, कुलभूषण जी बोले। अदिति नाम सुनते ही आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए, उसके कान ऊंचे हो गए। सर क्या नाम बताया आपने उस लड़की का? आदित्य ने दोबारा कंफर्म किया। उसका नाम अदिति मल्होत्रा था। उसके पिता भी लखनऊ में सर्जन है, कुलभूषण जी बोले। आदित्य को अभी तक ये नहीं पता था कि उसी की अदिति है, पर अदिति नाम सुनते ही उसके शरीर में कपकपी से होने लगी। उसकी आंखों से धुंधला सा दिखने लगा। हाँ पूछ रहे थे फैमिली फ्रेंड, कुलभूषण जी बोले। उसकी एक फ्रेंड है सिया, वो हमारे यहाँ से एमएस कर रही है, अभी मैं आपको उससे मिलवा देता हूँ। प्यून आपको उसके पास ले जाएगा। कहते हुए उन्होंने प्यून को बुलाया और कहा कि इन्हें सिया से मिलवा दीजिए और क्लास का पता दिया। सिया का नाम सुनकर ही आदित्य की घबराहट तेज हो गई। कहीं ये अदिति उसकी अदिति तो नहीं, और ये सिया वही तो नहीं, उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी रूममेट। अब आदित्य से कुर्सी से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। वो लड़खड़ाने लगा। हे भगवान, तुझसे कुछ नहीं मांगा इन 2 सालों में, उसकी सलामती के सिवा। तुझसे आगे भी कुछ नहीं मांगूंगा, बस ये अदिति मेरी अदिति ना हो। मुझे तू उसका साथ नहीं दे सकता, ना दे, बस उसे सलामत रखना। आदित्य कुछ भी मत सोच, हजारों अदिति होंगी इस दुनिया में, ये तेरी अदिति नहीं हो सकती, उसके दिमाग ने कहा। चाहे मुझे वो कभी ना मिले, पर उसके साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। मुझे जीना सिखाया उसने, उसे कुछ हुआ तो मैं नहीं रहूंगा, उसका दिल कह रहा था। और वो लड़खड़ाए कदमों से डीन के रूम से बाहर जा रहा था।